देखो, तो आज का जो टॉपिक है अपना थर्ड सेगमेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टीज। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टीज। अब जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, नो डाउट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो आयंस को कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, आयंस को फर्नेस कर सकता है। ये उसका प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं मेन प्रॉपर्टी की बात करूं तो दो होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे वो आयंस के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। और दूसरा होता है कंडक्टेंस, जो प्रॉपर्टी होती है जो आयंस के फ्लो को अलाउ करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की वो प्रॉपर्टी जिससे आयंस के फ्लो को अलाउ किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और रेजिस्ट करता है तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करें कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की बात करें तो सिंपल इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आयंस के फ्लो को अपोज किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ यूनिट ही है। नाम की बात करें तो आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। इसके यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या होता है? ओम। इसकी यूनिट ओम होती है, या फिर केजी में बात करें तो एमकेएस यूनिट की बात करें तो क्या होता है? केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर होता है। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। क्या ये सही है? सोच के बताओ। यहां होता है केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। और इतना 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 रटना ही क्यों है? सिंपल समझो। देखो, इसको डिराइव करने का तरीका क्या बता, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। P इक्वल टू क्या होता है भाई? आई स्क्वायर आर। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर। और पावर कैसे हम निकाल सकते हैं? एनर्जी इनटू टाइम की एनर्जी बाई टाइम? एनर्जी बाई टाइम। और एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, जूल्स में होता है। एनर्जी किस में होता है? जूल्स में। फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम किस में हो जाएगा? सेकंड में। और फोर्स क्या होता है बेटा? केजी। फोर्स बराबर एम इंटू ए। तो एम क्या है? केजी। और एक्सेलरेशन कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर पहले से है इनटू सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो जाएगा? क्यूब। इसलिए यूनिट जो होगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब इनटू एम्पियर स्क्वायर, ये होगा। तो ये होगा रेजिस्टेंस का यूनिट। या तो ओम लिख सकते हो या केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, एल क्या है बेटा यहाँ पे? तो ऑब्वियसली जो भी लेंथ हमने इलेक्ट्रोलाइट का लिया होगा वो होगा, और एरिया ए होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना ए होगा। तो यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी का यूनिट देखूं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट देखूं तो ये ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई जिसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जिससे कि वो आयंस के फ्लो को अलाउ करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टेंस। क्या तो बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और जो कंडक्टेंस है ऑब्वियसली वो क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब अलाउ करना, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना, तो कंडक्टेंस वन अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसको अगर मैं वन अपॉन आर कर दूं तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रो, और एल बाई ए की जगह ए बाई एल। इस वन अपॉन रो को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड बाई कापा। तो यहाँ जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कापा इंटू ए बाई एल। ये हो जाएगा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ जी क्या है बेटा? कंडक्टेंस। और इसके यूनिट की बात करें हम अगर, तो यूनिट हो जाएगा सिंपली वन अपॉन ओम। इसको क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स, या फिर मो भी बोलते हैं। ओम इनवर्स या फिर मो।
और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो हम यूजुअली जो इसका एसआई यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, साइमन, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, साइमन इसका यूनिट होगा, किसका, कंडक्टेंस का। अगर मैं कापा की बात करूं, कापा का नाम बार बार दिमाग में रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, या इसी को हम नाम देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक शब्द क्यों आता है, कल भी समझाया था, स्पेसिफिक का मतलब एक सर्टेन कंडीशन पे ये कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। कैसे, जब एरिया क्या रख दो 1 और लेंथ भी क्या रख दो 1, तो कापा हो जाएगा जी के बराबर, इसलिए उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट की बात करो तो ये तो साइमन है, तो या तो साइमन पर मीटर होगा या फिर साइमन पर सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट की दो प्रॉपर्टी, एक का नाम हो गया रेजिस्टेंस, एक का नाम हो गया कंडक्टेंस। यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हो लाइन आ सकता है, वो यूनिट्स वगैरह आ सकते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को तो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर सॉलिड में जाएं, इलेक्ट्रोलाइट में ना जाके सॉलिड में जाएं, तो सॉलिड के कंडक्टिविटी को मेटालिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी। हम सबको पता है कि मेटल्स जो हैं वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, और अगर मेटल कंडक्टिव उसका नाम क्या होता है, मेटल कंडक्टिविटी। और दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस है जो अक्सर हमसे पूछे जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी आप थोड़ा सा समझाइए। डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेटालिक कंडक्टिविटी के बारे में, तो मेटालिक कंडक्टिविटी ऑब्वियसली किसी भी सॉलिड के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। तो बताओ सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, कि उसकी बॉन्डिंग कैसी है। अगर बॉन्डिंग वीक होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, जल्दी से आयंस मूव कर सकते हैं, वरना मूव नहीं करेंगे। और जो तीसरा है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है टेम्परेचर। जो मेटालिक कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स के अंदर का लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज होता है, लैटिस वाइब्रेशन। उस समय कंडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए हम लिखते हैं कि मेटालिक कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो मेटालिक कंडक्टिविटी कितने बातों पर डिपेंड करता है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ मेटल, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, जो भी आपके एटम्स हैं उसमें 1 मोल एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे और टेम्परेचर पे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में क्या खास बात है, तो बेटा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं फिर से समझा दूं, मैं कंडक्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और एक एक करके हमें मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। जितने छोटे आयंस होते हैं उतने तेज भागते हैं, लेकिन सिर्फ साइज ऑफ आयंस का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रेशन का। जैसे Na+ और K+ है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो Na+ और K+ में Na+ का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो Na+ और K+ में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जाओगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाइड्रेशन कम हो जाएगा। तो नीचे वाले का साइज बड़ा है लेकिन उसका हाइड्रेशन कम होने की वजह से वो तेज तेज मूव कर सकता है, वरना हमें ऐसा लगता है कि सर साइज छोटा हुआ तो तेज दौड़ेगा। तो आप सिर्फ साइज पे ध्यान नहीं देना है, आपको हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का। तो लिथियम का हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा, और अगर उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम इन द एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा विस्कोसिटी, कि कौन सा सॉल्यूशन कितना विस्कस है। विस्कस होने का मतलब वहां पे आयंस का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है या कम होगा। लेस विस्कस होगा तो आयंस तेजी से मूव कर सकते हैं, और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बिल्कुल उल्टा है इससे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आयंस के बीच का फोर्स कम हो जाता है और उनका स्पीड तेज हो जाएगा, और स्पीड फास्ट होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें मेंशन करने पड़ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन नहीं है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मेटालिक कंडक्टिविटी, या टेम्परेचर का क्या रोल है ये हमें समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट के पास मेजरली कितनी प्रॉपर्टी होते हैं? दो, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, और ये हमें क्लियर है। अगर मैं मेटल की कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो उसका नाम होगा मेटालिक कंडक्टिविटी, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, और ये डिफरेंस होता है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है मैं उसके बारे में अगर बात कर लूं कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होता है या रेजिस्टिविटी लगभग जीरो होता है एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन या 0 to 15 केल्विन बोल सकते हो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी कितनी है? इनफाइनाइट। तो मेटल्स हैविंग इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादा ये कंडक्शन शो कर सकते हैं, या जीरो रजिस्टिविटी अराउंड 0 केल्विन आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। देखो हम यहाँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 0 केल्विन के करीब जो लोग, जैसे भी मेटल्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी अगर इनफाइनाइट हो जाए, रजिस्टिविटी 0 हो जाए तो क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। हाउएवर मैंने सिखाया है कि सम बोराइड्स, देखा है ना, सम बोराइड्स, या बोल सकते हो जितने भी क्ले वाले एलिमेंट्स हैं, सम बोराइड से जितने भी क्ले वाले एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे मिक्स्ड एलॉयज हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, उनका अगर कंडक्टिविटी आजकल देखा जाए तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं अप टू 150 केल्विन। मतलब अब थोड़े से सुपर कंडक्टर थोड़ा हाई टेम्परेचर जोन में भी बोल सकते हो एक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि 0 से क्या 150 केल्विन तक सुपर कंडक्टर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? तो हमें बोलना है यस, नाउअडेज ये पॉसिबल हो गया है। तो इस टॉपिक से हमारा ये बेसिक बोल सकते हो प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कंडक्टिविटी के टाइप्स के बारे में, और वहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पे कितने टाइप्स की कंडक्टिविटी होती है, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले जो हमने नाम लिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको आप नॉर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको हम सिर्फ कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी होता है, इट इज द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। क्या बोलोगे? इट इज ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम लेते हो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी को आप सिंपल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। सेकंड होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी को आप मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोलर कंडक्टेंस। लेकिन ध्यान रहे, हम कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या डेफिनेशन होगा? तो हम सिंपल लिखेंगे, इट इज ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो या कंडक्टिविटी निकालते हो तो उसको क्या नाम देते हैं हम? मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, या लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वी।
जहां पे V वॉल्यूम है और C कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए। क्यों हासिल नहीं होगा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा की फैक्टर किसका होता है? यूनिट्स का। तो हमें यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। कौन कौन से फॉर्मूले हमें लैम्डा एम के यूज करने पड़ सकते हैं? तो आप अगर यूजुअली देखोगे तो जो लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी है, उसका यूनिट क्या होगा? तो उसका यूनिट अगर मैं निकालना चाहूं तो कापा जो है, कापा, इसका यूनिट यूजुअली क्या होता है? साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर, अभी हमने पीछे निकाला। और जो बेटा कंसंट्रेशन है, कौन है? कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर में होता है। किसमें? मोल पर लीटर। लेकिन क्योंकि हमने सेंटीमीटर का यूज किया है तो वॉल्यूम को भी किस में रखना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब जो पहला यूनिट आया लेमडा एम का, वो किस में आ सकता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको लेमडा एम का जो यूनिट है वो किस में निकालना पड़ सकता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसके लिए जो कापा रखोगे वो किस में रखोगे? साइमन पर सेंटीमीटर में। और कंसंट्रेशन भी किस में रखोगे? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जस्ट के बाई सी, जब जो कापा है वो किस में है? साइमन पर सेंटीमीटर में। और मोल किस में है? कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम सबको पता है कि कंसंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह हमें मोल पर लीटर में दिया होता है। किसमें? मोल पर लीटर में। इसलिए अगर मोल पर लीटर में दिया होगा तो जो लैम्डा एम का फॉर्मूला है, विच इज टू बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उसके फॉर्मूले में हमें कापा रखना है साइमन पर सेंटीमीटर में। ये बात तो सही है, लेकिन जैसे आप कंसंट्रेशन रखते हो मोल पर लीटर में, तो फिर आपको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगर मैं यहाँ पे लीटर रखता हूं लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर इसे यहाँ लीटर की जगह आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसलिए ये फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें लैम्डा एम निकालना है इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और कंसंट्रेशन किस में दिया है? मोल पर लीटर में, तो 1000 कहाँ मल्टीप्लाई करना है? ऊपर। बट कापा मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ साइमन पर सेंटीमीटर। अनदर यूनिट कि कापा अपने साइमन पर सेंटीमीटर की जगह कापा अपने साइमन पर मीटर में ले लिया, तो फिर आपका जो लैम्डा एम का यूनिट होगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। और इसके लिए कापा आपको किस में पुट करना पड़ेगा? साइमन पर मीटर में। और आपको कंसंट्रेशन किस में दिया होता है? मोल पर लीटर। लेकिन यहाँ मोल पर लीटर की जगह मोल पर मीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। इसलिए अब 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। इसलिए अगर मैं इसके जगह 1/1000 मीटर क्यूब लिख दूं तो 1000 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ओवरऑल फॉर्मूले में 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो अपने लिए ये दो फॉर्मूले सबसे रिलायबल हैं। या तो आपको लैम्डा एम किस में निकालना पड़ता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, तो 1000 ऊपर रखना है। या फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो 1000 नीचे रखना है। कभी कभी यूनिट मेंशन नहीं होता है। अगर यूनिट मेंशन नहीं होगा तो यही लेके चलना है। कौन? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो इसी में हमें फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन मान लो आए कि फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी of 0.01 electrolyte, 0.01 molar electrolyte having conductivity। अब कभी कभी तुम्हें घुमाने के लिए कि तुम्हें याद नहीं होगा, वो कंडक्टिविटी की जगह क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आपको याद नहीं है तो आप भूल जाओगे कि इसमें क्या दिया है। कंडक्टिविटी समथिंग 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये सबसे आसान होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी एडवाइस दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे काम करिए कि लिख लीजिए कि गिवन क्या है। बिना गिवन लिखे आप सीधा फॉर्मूले पर मत जाइएगा तो सही रहेगा, एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी। अगर डायरेक्टली जाओगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, कापा दे रखा है कंडक्टिविटी कापा 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर साइमन पर सेंटीमीटर में दिया है तो मैं लैम्डा एम किस में निकालूं बेटा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? कापा 0.2 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.01।
तो ऊपर हो गया 200, मतलब 2 इंटू 10⁻², और नीचे कितना हो गया 10⁻⁻², तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से लैम्डा एम निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी के दो टाइप हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, दूसरा टाइप हो गया मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इसको सिर्फ कंडक्टिविटी की जगह सिर्फ कंडक्टेंस नहीं बोलना। तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप, इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। Equivalent conductivity be somehow similar to molar conductivity. It is represented by something lambda EQ. लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है उसमें हम, आपको पता ही है कि अगर हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हमें जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो नॉर्मेलिटी में लेना पड़ता है। किसमें? नॉर्मेलिटी में। एंड नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड टू ग्राम इक्विवेलेंट रेदर देन नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? इट इज द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, due to all the ions present in 1 gram equivalent of electrolyte। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कंडक्टिविटी होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और बिल्कुल इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, खाली जो लेमडा एम की जगह क्या लिखोगे? लेमडा ई क्यू। अगर आपको लेमडा ई क्यू निकालना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, और कापा यहां रखना है साइमन पर सेंटीमीटर में, तो नीचे जो भी कंसंट्रेशन का टर्म है दैट इज नॉर्मेलिटी। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट यूज करोगे तो मोलरिटी क्या आएगा? नॉर्मेलिटी। और तब आपको नॉर्मेलिटी दिया किस में होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। इसलिए यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की जगह आप देखोगे क्या लिखा होता है? यूजुअली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, पर मोल की जगह क्या लिखा होता है? पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, वहां पे भी 1000 आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में निकालना है तो अगेन कापा रखना है साइमन पर सेंटीमीटर में, अपॉन नॉर्मेलिटी दिया ही होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। नहीं भी दिया होता है तो हम नॉर्मेलिटी को यही यूनिट लेते हैं, और अगेन 1000 आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो इन शॉर्ट दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, और जो यूनिट्स का सेटअप सेंटीमीटर के टर्म में है तो 1000 ऊपर होगा, और यूनिट्स का सेटअप अगर मीटर में है तो 1000 नीचे होगा। बट मेक श्योर, क्या पता क्वेश्चन में दोनों ही सेटअप सेंटीमीटर में ना दे दिया। जैसे अगर कंसंट्रेशन ऑलरेडी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आपको 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखना आजकल इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। पहले मोलर पे ज्यादा लेवल थे, अभी ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से हम नॉर्मेलिटी से भी क्वेश्चन निकालते हैं। नॉर्मेलिटी से निकालोगे कंडक्टिविटी, इसका नाम क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर? तो ये हुआ कंडक्टिविटी के टाइप्स। 3 टाइप की कंडक्टिविटी हुई, कापा जिसको हम सिंपल कंडक्टिविटी बोलते हैं, दूसरा लेमडा एम जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और तीसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये जो कापा आप देख रहे हो यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट का नहीं दिया होता है समटाइम्स। मतलब अगर अपने को लेमडा एम निकालना है बेटा, अगर लेमडा एम निकालना है तो कापा तो चाहिए ही होगा। अगर कापा डायरेक्टली नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में वी हैव टू मेजर कंडक्टिविटी। कापा को हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, फिर कापा की वैल्यू को पुट करना होगा, तो ही लेमडा एम निकलेगा। तो अब क्वेश्चन है कि कैसे हम कापा को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट का कापा बोले तो कंडक्टिविटी नहीं दिया है। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, जो हमने डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, वो है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बोले तो कापा ऑफ एन आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट। अपने पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसका अगर हमें कापा निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल, अगर आपको कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड वेसल होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी शेल। क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल में 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसके बीच का लेंथ फिक्स होता है और इसका एरिया भी फिक्स होता है। मतलब इस कंडक्टिविटी सेल की 2 चीजें पहले से हमें मालूम होगी, एक होगा लेंथ, दूसरा होगा एरिया। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हमें निकालना है कंडक्टिविटी उसको हम इसमें फिल कर देंगे, और इस पूरे सेटअप का सप्लाई हम एसी सोर्स की वजह से देंगे। किससे देंगे? एसी सोर्स से। ये अपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, ध्यान दीजिएगा, ये एसी सोर्स है। In order to measure conductivity of any ionic electrolyte,
conductivity cell is used which consists of two platinum electrode apart from L distance and each having cross sectional area of A. AC सोर्स हम यूज करते हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि AC सोर्स ही क्यों, तो मैंने समझाया था अगर आप DC सोर्स यूज करोगे तो इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू कांस्टेंट या इन ऑर्डर टू मेक कांस्टेंट कंपोजिशन या कंसंट्रेशन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट हमें एसी सोर्स साइनोसॉइडल सोर्स देना पड़ता है ताकि पूरा का पूरा ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली क्या रहे, सेम। एग्जैक्टली सेम रहेगा ऐसा बोल तो नहीं सकते, लेकिन डीसी सोर्स में डेफिनेटली चेंज हो जाता है। तो हमें चाहिए कि ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इसका कंपोजिशन चेंज ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसी सोर्स। अब देखो इससे कंडक्टिविटी कैसे मेजर होगा, तो इस सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जिसको हम क्या नाम देंगे, सेल कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, सेल कांस्टेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है जी स्टार। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर आपको कंडक्टिविटी सेल देता है उसमें एल और ए तो फिक्स ही होगा कि इतने डिस्टेंस पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे कोई सा भी कंसंट्रेशन पुट करो। क्या आप 0.1 रखोगे तो क्या नजदीक आ जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं। तो एल और ए इस सेल का हमेशा फिक्स रहेगा और इसी एल अपॉन ए के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। एंड हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन है कि सर सेल कांस्टेंट है तो हम कापा कैसे निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी हमें निकालना है ना। तो देखो अगर अपने को सेल कांस्टेंट दिया है तो हम आसानी से कापा निकाल सकते हैं। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमें इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस। अगर आपको इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस पता है तो आप तुरंत जी स्टार की मदद से और उस रेजिस्टेंस की मदद से क्या निकाल सकते हो, कापा। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है या सिंपल आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस कहां से आएगा, तो आपको बोलना है इस सेटअप को हम व्हीटस्टोन ब्रिज में डाल देंगे। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में डालोगे तो इस सेटअप का क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जानते ही हो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, सॉरी 4 रेजिस्टेंस आते हैं, और जब यहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 होगा तो इसका जो R1 अपॉन R2 का रेशियो होगा किसके बराबर होगा, R3 अपॉन R4 के। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि हमें मेजर नहीं करना पड़ रहा है, हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस मालूम है। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग R ओम। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, जी स्टार। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, R। उससे हम निकाल सकते हैं कापा। कैसे, तो सिंपल, दूसरा फॉर्मूला होता है जी स्टार का, वो होता है R इंटू कापा। क्या होता है, R इंटू कापा। R क्या है, रेजिस्टेंस, कापा क्या है, कंडक्टिविटी। तो अगर अपने को सेल कांस्टेंट दिया हो और अगर अपने को अगर R दिया हो तो क्या कापा निकाल सकते हैं, डेफिनेटली यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे आया होगा, तो सिंपल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो जी होता है वो कितना होता है, K इंटू ए बाई एल। और अगर ध्यान से देखो तो जी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई आर। जो कंडक्टेंस है वो क्या था, शुरुआत में सिखाया था, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू कापा इंटू ए बाई एल। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कापा, और ए बाई एल, अगर एल बाई ए जी स्टार है तो ए बाई एल क्या होगा, 1 बाई जी स्टार। सही बात है कि नहीं। तो जी स्टार को यहां भेजो, आर को यहां भेजो, क्या बन जाएगा, जी स्टार इक्वल टू आर के। या फिर अगर रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस भी दिया हो तो जी इंटू जी स्टार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कापा। कैसे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टेंस, 1 अपॉन जी। तो 1 अपॉन जी यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला, जी इंटू जी स्टार इक्वल टू कापा। तो इन शॉर्ट सबसे पहले सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो L अपॉन ए का रेशियो होता है। क्या ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। और अगर जी स्टार मिल गया तो कापा निकाल सकते हो। कितने फॉर्मूले से, 2। या तो आपको जी स्टार के साथ क्या मालूम हो, R, या तो फिर जी स्टार के साथ क्या मालूम हो, G। और एक बार कापा आ गया तो यू कैन फाइंड आउट लैम्डा m। और इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तब भी समझाया था। इस पे क्वेश्चन क्या बनता है वो समझो। इसमें ये होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, उसका हमें रेजिस्टेंस मालूम है, उसका हमें कंडक्टिविटी मालूम है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मालूम है, रेजिस्टेंस, और क्या मालूम है, कंडक्टिविटी। अगर मैंने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, अगर मैंने 0.1 मोलर था उसे कंसंट्रेशन को चेंज करके समथिंग 0.2 कर दिया, जिसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया,
तब उस नए कंसंट्रेशन का कापा कितना होगा और उस नए कंसंट्रेशन का लेमडा एम कितना होगा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एन ionic electrolyte is changed from something 0.1 to 0.2, then what will be the conductivity of the new concentration and what will be the molar conductivity of the new concentration। तो मैं बस जैसे ये क्वेश्चन आया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 3 4 लाइन के आते हैं तो हम पढ़ के कभी कभी छोड़ देते हैं और होता आसान है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन आया कि कंसंट्रेशन को चेंज किया गया है और नए वाले कंसंट्रेशन का हमें पूछा गया है कि बताओ मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंसंट्रेशन चेंज करने में जो एक चीज कांस्टेंट रहने वाली है कौन है, जी स्टार, सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट कभी इस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके इसको हम समाप्त कर लेते हैं। देखो बोला है इफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी of 0.1 molar electrolyte is something 100 ohm and 0.2 Simon per centimeter respectively। ये अपना सेटअप है, कंसंट्रेशन 0.1 है, रेजिस्टेंस 100 ओम है और कापा जो है वो 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आया इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is changed to 0.4 molar which have resistance of something 200 ohm, then what will be the conductivity and molar conductivity of 0.4 molar electrolyte। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अपने पास जैसे ये क्वेश्चन आया तुरंत पहले सेटअप लिखना है। सेटअप में क्या कि प्रीवियस कंसंट्रेशन जो 0.1 मोलर है जिसका कि रेजिस्टेंस हमें 100 ओम दिया है और जो कापा कंडक्टिविटी है 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर दिया है, जैसे इस कंसंट्रेशन को हमने अब 0.4 मोलर कर दिया जिसका कि रेजिस्टेंस 200 ओम हो गया, तो पूछा बताओ कापा कितना होगा और लेमडा एम कितना होगा। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत दो इंफॉर्मेशन तुरंत ही लिखते हैं। तो बताओ अब हम कैसे कर सकते हैं। तो इस मैंने क्या बोला, जैसे कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो एक चीज कांस्टेंट रखनी हो, कौन है, जी स्टार। तो बताओ यहां से जी स्टार अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा, आर के। आर कितना है 100 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 20, और ये सेम जी स्टार यहां रहेगा। तो यहां भी जी स्टार इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर के, और सेल कांस्टेंट यही 20 का 20 ही रहेगा। तो 20 इक्वल टू आर कितना आ गया 200 इंटू कापा, तो कापा कितना आ गया 0.1 साइमन पर सेंटीमीटर, और कापा आ गया तो क्या हम लैम्डा एम निकाल सकते हैं। तो लैम्डा एम कितना आ गया साइमन, मतलब कापा साइमन पर सेंटीमीटर में इंटू 1000 अपॉन सी इन मोल पर लीटर। तो कापा कितना है बेटा 0.1 इंटू 1000 अपॉन 0.4, तो ये आ गया 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या कर लोगे, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, समझ में आया। तो हमारा हो गया कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा सा ये सीख लिया। उसके बाद समझाया 3 टाइप्स की कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। फिर समझाया कि अगर कापा नहीं दिया है देन हाउ कैन वी मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, और उसके लिए हमें कौन सा सेल चाहिए, कंडक्टिविटी सेल। अब चलते हैं इस पूरे सेगमेंट के जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, सेगमेंट तीसरा, उसके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट भी है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो तो अब अपना लास्ट सेगमेंट है जिस पे मैं 2 स्टार लगा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम डाइल्यूशन कर दें, मतलब अगर पानी मिला दें, कंसंट्रेशन कम कर दें, डाइल्यूशन करने का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, वाटर ऐड करना,
तो कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले ही मैं सीधा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। बॉटम लाइन क्या है? डायल्यूशन करने से सिर्फ कंडक्टिविटी कम होता है। डायल्यूशन करने से सिर्फ कंडक्टिविटी कम होता है, कंडक्टेंस भी बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ता है। डायल्यूशन करने से सिर्फ क्या कम होता है? कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट बोलूं ऑन डायल्यूशन, कंडक्टिविटी मतलब कंसंट्रेशन कम करने से जो कंडक्टिविटी है कापा वो कम हो जाता है। इसका रीजन को तुमसे पूछो तो क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयंस है और तुमने बहुत सारा पानी मिला दिया, तो क्या अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 आयंस होंगे? उससे कम होंगे? उससे कम होंगे। तो उससे कम होने का मतलब कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? कम। तो मैंने बोला कि डायल्यूशन करने से कंडक्टिविटी कम होता है। रीजन क्या बोलोगे? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब बोले तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डायल्यूशन करने से कंडक्टेंस बोले तो जी ये बढ़ता है। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा एम ये भी बढ़ता है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये भी बढ़ता है। ये सारी चीजें बढ़ती हैं। और इसके बढ़ने का रीजन क्या है? तो कंडक्टेंस तो इसलिए बढ़ेगा सिंपली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस वो कम हो जाता है। क्योंकि कंडक्टेंस ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि मैंने कुछ चीज कांस्टेंट रखा है। कंडक्टेंस इज सिंपली एबिलिटी ऑफ आयंस टू मूव फ्रीली। तो जैसे ही आपने पानी मिला दिया, आप पूरा ही ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, आयंस के बीच का फोर्स कम हो जाएगा और अब आयंस जो है तेज मूव करेंगे, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगा। उसका साफ साफ रीजन तो आपके सामने फॉर्मूला से दिख जाएगा। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है बेटा? K/C। डायल्यूशन करने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को कम करना, और जैसे ही कंसंट्रेशन कम करोगे लैम्डा एम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों ऐसा मोलर कंडक्टिविटी में हुआ है, तो क्या बोलोगे? बिकॉज द वॉल्यूम एसोसिएटेड with 1 mole electrolyte increases। कैसे? तो मोलर कंडक्टिविटी होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस हैं। मतलब तुम्हें 1 मोल तो ढूंढना ही है। तो पहले 1 मोल इतने में ही मिल जा रहा था क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन जैसे तुमने वाटर मिलाया, अब आयंस दूर दूर भाग गए, तो तुम्हें 1 मोल को ट्रेवल करने के लिए थोड़ा और वॉल्यूम कवर करना पड़ेगा। और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी, ज्यादा मूवमेंट। तो ज्यादा कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो? मैंने क्या समझाया कि वॉल्यूम एसोसिएटेड विद 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। सिमिलरली यहां पे बोल सकते हो वॉल्यूम एसोसिएटेड विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट इंक्रीजेस। तो इन शॉर्ट बॉटम लाइन क्या है? कंडक्टिविटी ही सिर्फ डिक्रीज होता है ऑन डायल्यूशन। बाकी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी सब कुछ क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब जो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ये। अब अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है मोलर जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? कैसे से मेरा मतलब है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो भी बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका लैम्डा एम बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ेगा? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? डायल्यूशन करने से सिर्फ क्या कम होता है? दिमाग में सेट कर लीजिए, कंडक्टिविटी। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस का नंबर क्या हो जाएगा? कम। लेकिन अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी या बाकी कंडक्टेंस का, तो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। तो अब हमें सीखना है कि जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज होता है ऑन डायल्यूशन, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों होता है? एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? क्या दोनों का रीजन आप यही बोल सकते हो? तो मैं बोलूंगा दोनों का क्यूमुलेटिव रीजन तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रीजन थोड़ा अलग होता है। नो डाउट डायल्यूशन करने से लैम्डा एम तो इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इंक्रीज होने का रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस।
क्योंकि डाइल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फर्क नहीं पड़ता है। डाइल्यूशन करने से किस में फर्क पड़ता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ध्यान से देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन से जो रिलेटेड इक्वेशन है वो है इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की क्षमता जो अल्फा होता है दैट इज √K/C। सुनिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो हम उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयंस की बात उतना नहीं कर पाएंगे। तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो टूटने की क्षमता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। मतलब जितना कंसंट्रेशन कम करोगे, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, टूटने की क्षमता है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो वीक, ये सेम काम आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लगा सकते हैं। इसको हम बोलते थे आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। उतना नहीं जानना है, सिर्फ अभी ये समझो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ने का रीजन क्या है? तो क्या बोलोगे? ऑन डाइल्यूशन डीओडी, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है विच इज अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। और यहाँ पे रीजन में फॉर्मूला देता हूं, अल्फा इक्वल टू √K/C, जहां अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, K है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और C क्या है? कंसंट्रेशन। तो क्या इस पोर्शन में अपने कोई तकलीफ है? डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी, फटाफट बोलो, डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, lambda m for strong electrolyte increases because force of attraction decreases and weak electrolyte increases because degree of dissociation increases। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया था? इसको एक्सप्लेन किया था किसने? कोलराउस ने। किसने एक्सप्लेन किया था? कोलराउस ने। तो चलो अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहां पे हम सीखने जा रहे हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ, और सबसे पहले जो कोलराउस लॉ हम सीखेंगे वो किसके लिए सीखेंगे बेटा? केस नंबर 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो मुझे फिर से बता दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं कंसंट्रेशन कम करना स्टार्ट कर दूं, धीरे धीरे डाइल्यूशन करना स्टार्ट कर दूं, डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना, कंसंट्रेशन कम करना, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करूंगा लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब लैम्डा एम जब कंसंट्रेशन सबसे कम हो जाएगा तो लैम्डा एम सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो वेन एवर कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जब कंसंट्रेशन हमने बहुत कम कर दिया, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, जिस शब्द को हम क्या नाम देते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, या सिंपल बोल सकते हैं ऑन डाइल्यूशन, बोले तो जब कंसंट्रेशन कम किया है लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, और ये तो हमें पता ही है। सो बोलूं अगर मैं ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू मिनिमम, है ना, देन लैम्डा एम विल अप्रोच टू मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? लैम्डा एम इंफिनिटी। क्या बोलते हैं? लैम्डा एम इंफिनिटी, जिसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी ही है, लेकिन मैक्सिमम है जब कंसंट्रेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो जब कंसंट्रेशन मिनिमम होगा तो लैम्डा एम अपने मैक्सिमम पे होगा, और उस मैक्सिमम का नाम क्या होता है? लिमिटिंग। एंड अकॉर्डिंग टू कोलराउस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम और लैम्डा एम इंफिनिटी में एक रिलेशन होता है।
क्या रिलेशन? लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। वेरी गुड। लेमडा एम क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। लेमडा एम इन्फिनिटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। और ए क्या है? कोलराउस कांस्टेंट। क्या है? कोलराउस कांस्टेंट। और कोलराउस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर and type of electrolyte, nature and type of electrolyte at a particular temperature। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी चेंज होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। नेचर तो समझ में आता है कि स्ट्रांग है कि वीक है, इस तरीके से कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन कम स्ट्रांग है। टाइप से क्या मतलब है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है, देखो ध्यान से, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब कैसे समझाया जाता है? जैसे NaCl है तो इसमें सोडियम पे चार्ज क्या है? +1। क्लोरीन पे चार्ज क्या है? -1। तो इसको 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अगर आप CaCl2 तोड़ते हो तो कैल्शियम पे 2+, क्लोराइड पे -1, तो 2+ है तो 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अगर MgSO4 है तो मैग्नीशियम पे 2, सल्फेट पे 2, तो 2:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनका ये कहना था कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर दो 1:1 के इलेक्ट्रोलाइट हैं, same type of electrolyte have the same value of A, same value of A at a particular temperature। अगर आप NaCl और KCl का A लिखने जाओगे, कोलराउस कांस्टेंट लिखने जाओगे, तो उस A की वैल्यू क्या होगी? सेम, क्योंकि NaCl भी 1:1 टाइप है और KCl भी 1:1 टाइप है। तो इन शॉर्ट कोलराउस साहब का कहना है अगर कंसंट्रेशन कम करोगे तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उसको हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहूं लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का √/c का, तो अपने पास इक्वेशन क्या है? बोलिए बेटा। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस A√c। यहाँ पे ग्राफ में थोड़े से मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। ग्राफ तो मैं पहले से ही सिखाया था, फिर बता रहा हूं। तो ये कौन सा एक्सिस में है? y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस में है? x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू समथिंग c माइनस mx। तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप कैसा है? नेगेटिव। y इज इक्वल टू c माइनस mx। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ नीचे आ जाएगा। बोलो सही है? अगर मान लो मैंने क्वेश्चन बोला कि बेटा मान लेते हैं ये NaCl का ग्राफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl का कर्व है, NaCl का कर्व है, तो मुझे बताओ KCl का कर्व इसके ऊपर आएगा या KCl का कर्व इसके नीचे आएगा? मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि है तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आएगा तो सेम ही कर्व। क्या बिल्कुल NaCl ऐसे ही आएगा? क्या ये दोनों ग्राफ ऐसे ही आएगा, या दोनों ग्राफ ऐसे आएंगे, या दोनों ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे आएंगे? तो ग्राफ तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं होने वाला है, कोई इंटरसेक्शन नहीं होने वाला, दोनों है तो सेम ही, तो कर्व भी सेम होगा। लेकिन सेम कंसंट्रेशन पे जो लेमडा एम है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो NaCl का ज्यादा होगा कि KCl का? किसका? वाई? साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन कम होगा, और हाइड्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इसलिए जो कर्व है वो कुछ ऐसा आएगा। अगर किसके लिए ड्रॉ करेंगे? KCl के लिए। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा गया था कि NaCl और KCl में कौन सा कर्व फॉलो होगा। तो ध्यान देना, सेम ही कर्व होगा, कोई इंटरसेक्शन हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहला इक्वेशन कोलराउस का। अब मैं दूसरी बात करता हूं। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने पाया था कि अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्या है? सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, तो उनके जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस है वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या आता है? सेम आता है। जैसे उन्होंने NaX और KX के लिए एक्सपेरिमेंट किया, NaX के लिए और KX के लिए, दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है। तो उन्होंने बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ X, फॉर एनी वैल्यू ऑफ X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर जो भी तुम ले लो, जो इनके बीच का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस होगा, सिर्फ इंग्लिश ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तुम एकदम बिल्कुल ऐसा अच्छा से देखता, अच्छा कुछ तो इंग्लिश में बोल रहा है? हर जगह लैम्डा इन्फिनिटी ही समझो। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा किसका?
NaX और KX का उसका डिफरेंस हमेशा इक्वल है। मतलब अगर मैं लेमडा एन इंफिनिटी लेता हूं NaCl का माइनस लेमडा इंफिनिटी लेता हूं KCl का, तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? NaBr माइनस KBr के। बोले तो अगर हम सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव डिफरेंस लेते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा NaX माइनस KX का। हाँ, ये जरूर करना कि NaCl माइनस KCl रखना, है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखोगे इसका जो गैप मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 का ही आता है, या 1.2 का, या 1.1 का, मतलब लगभग लगभग सेम ही डिफरेंस होता है, ऐसा उनका कहना था। और तीसरा पॉइंट सुनिएगा, थर्ड पॉइंट उनका है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली ब्रेक कर दें, बोले तो कंप्लीटली डाइल्यूट कर दें, सुनिएगा, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डाइल्यूट कर दूं तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और क्या अब उनके आयंस में कोई सा भी इंटरेक्शन रहेगा? नहीं, देयर विल बी जीरो इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस, बोले तो कटायन एंड अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि हमने सीखा ही क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर जो कंडक्टिविटी है वो कम क्यों होता है, या सॉरी बढ़ता क्यों है डाइल्यूशन करने पे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो अगर मैंने बहुत सारा डाइल्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन बहुत सारा कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो लैम्डा एम है वो बहुत सारा बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब कि जो आयंस हैं अगर वो जो घूमेंगे तो क्या उनके बीच में कोई इंटरेक्शन रहेगा? नहीं। इस लॉ को या इस फिनोमेना को नाम देते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, और इस लॉ को नाम देते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डाइल्यूट कर सकते हो, और अगर आपने कर दिया तो उसके कटायन और अनायन इंडिविजुअली घूमेंगे, और उस कंडीशन पे अगर आपको उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो कटायन प्लस अनायन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कटायन प्लस अनायन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग तो शब्द यूज नहीं करूंगा, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग था लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट नेचर आ गया था, इसलिए मैं सीधा बोलूंगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is the summation of cations and anions independent of the nature of their electrolyte। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो कटायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस अनायंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के समेशन के बराबर होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कुछ भी हो। मतलब अगर आपने एक कटायन अनायन में तोड़ दिया इलेक्ट्रोलाइट को तो हम ऐसे निकालेंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो होगा उस नंबर ऑफ कटायन इनटू उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस नंबर ऑफ अनायन इनटू उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज दिस? n प्लस नंबर ऑफ कटायन। व्हाट इज दिस? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। ये क्या है? नंबर ऑफ अनायन, और ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। तो ये जो आपके सामने लेमडा नॉट प्लस और जो लेमडा नॉट माइनस, ये क्या है? बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस। तो डेफिनेशन में क्या चेंज किया मैंने? बोलो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ कटायंस एंड अनायंस इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस is something 127 Simon centimeter square per mole and limiting molar conductivity of Cl minus is something 71 या 79 Simon centimeter square per mole, तो बताइए find out limiting molar conductivity of BaCl2 in terms of Simon centimeter square per mole। तो दिया क्या है आयंस का? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और निकालना क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, वो भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही निकालना। बस ध्यान देना कि दिया क्या है,
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया है या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है। एक क्वेश्चन में हो सकता है मोलर की जगह क्या दिया हो, इक्विवेलेंट, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायंस एंड अनायंस। तो दिया भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, निकालना भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। Sometimes you need to find out limiting equivalent conductivity by the help of molar conductivity या limiting equivalent conductivity by the help of equivalent conductivity। तो सुनना, इसमें confusion state होता है, तो इसलिए जितना बोल रहा हूं उतना सुनने का। ये कटायंस अनायंस का क्या दिया है भाई, मोलर है कि इक्विवेलेंट, निकालना भी क्या है। तो सबसे पहले BaCl2 को तोड़ो, तो क्या मिलेगा BaCl तोड़ने से, बोलिए, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। हमें आयंस का मोलर दिया है कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट, मोलर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्या कटायंस अनायंस मल्टीप्लाई करना है, क्या कटायंस अनायन का नंबर मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। तो कितने कटायंस है बोलिए, 1 इंटू Ba2 प्लस की कंडक्टिविटी 127 प्लस 2 इंटू 71, इनको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया ये क्या मिल गया। हाँ, लेकिन अगर आयंस का दिया मोलर ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ही मोलर ही दिया है, लेकिन मैंने पूछा BaCl2 का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ, क्या बताओ, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है और आयंस का दिया मोलर ही है, तो बेटा आयंस के मोलर से निकलेगा भी क्या, मोलर ही निकलेगा। वो ओवरऑल जो भी मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, एन फैक्टर से। किससे, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी सॉल्ट का कटायनिक या अनायनिक चार्ज, दोनों नहीं, या तो कटायनिक या तो अनायनिक, दोनों जोड़ना नहीं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दूं कि बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछ दूं कि बताओ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए पहले निकालिए मोलर कंडक्टिविटी और उसको डिवाइड कर दिए इसके एन फैक्टर से। अब Ba का भी चार्ज कितना है, 2, और Cl का भी चार्ज कितना है, इफेक्टिवली 2, क्योंकि दो क्लोराइड आयंस है। तो हमने मोलर निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 269 या 279, 269, और इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2, तो किस में आ जाएगा बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आयंस का मोलर दिया हो और इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर ही निकालना है, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कटायंस अनायंस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। दिया मोलर हो और पूछा इक्विवेलेंट, तो पहले मोलर से क्या निकालना है, मोलर, और उसके बाद किससे डिवाइड करोगे, एन फैक्टर से, तो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट। अब जो नेक्स्ट टाइप हमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि हमें दिया आयंस का इक्विवेलेंट है और पूछा भी इक्विवेलेंट है। आयंस का क्या दिया है, इक्विवेलेंट, और पूछा भी क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब लेमडा इक्विवेलेंट इंफिनिटी बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, यहां क्वेश्चन में क्या चेंज है, मोलर ही दिया है और मोलर ही निकालना है, या मोलर दिया है इक्विवेलेंट निकालना है। तो मोलर दिया और इक्विवेलेंट निकालना, तो पहले मोलर से क्या निकालोगे, मोलर, फिर एन फैक्टर डिवाइड करोगे। और यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट दिया है आयंस का और इक्विवेलेंट ही निकालना है तो कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली क्या होगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अनायन, सीधा ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कटायन या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अनायन मल्टीप्लाई होता है, जो कि लगभग सेम ही होता है। तो अगर दिया आयंस का इक्विवेलेंट ही है और निकालना भी क्या है, इक्विवेलेंट, तो कुछ भी कटायन आयन मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि लेमडा Al3 प्लस जो है और लेमडा SO4 2 माइनस जो है, दे आर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज।
they are limiting equivalent conductivities. Then find out lambda equivalent conductivity of Al2SO4 whole thrice. ये क्वेश्चन था और यूनिट से पहचान जाओगे, जाइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होगा ये। तो अगर मैं Al2SO4 होल थ्राइस तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस। अगर ये लिमिटिंग मोलर दिए होते तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ SO4 करना पड़ता, लेकिन ये लिमिटिंग मोलर दिए हैं कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट, तो क्या कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, सीधा क्या करोगे, लैम्डा ऑफ Al3 प्लस प्लस सीधा लैम्डा ऑफ SO4 माइनस, जो भी वैल्यू है वो पुट कर देना है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस लॉ का डिस्कशन समाप्त होता है। तो बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कम, क्या रीजन दोगे, या बढ़ता है, हैं? क्या कम होता है, सिर्फ कंडक्टिविटी। और मैंने क्या पूछा, मोलर कंडक्टिविटी, तो बढ़ता है घटता है, क्या रीजन दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इक्वेशन बताओ, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। फिर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस हमेशा सेम आता है, और मोलर से मोलर कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब किस पे चलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो अब चलते हैं कोलराउस लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो हमने सीखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। क्लियर। मान लेते हैं, कंसिडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अपने पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देखिएगा ध्यान से, Ha having concentration C mole per liter and degree of dissociation alpha, तो अगर अपने पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है Ha, तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू डिसोसिएट होगा, जिसमें T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, C। तो इनिशियली आयंस तो कितने होंगे, 0 0, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो C में से कितना कम हो जाएगा, C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो कंसंट्रेशन से कितना कम होता है, C अल्फा, उतना परसेंट कम हो गया, अल्फा इज परसेंट जो डिसोसिएट हुआ। तो यहां अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इस इक्विलिब्रियम के लिए जो हम कांस्टेंट निकालेंगे Ka, इसका क्या नाम देंगे हम, बोलिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है बोला, बोले सी अल्फा अपॉन कितना होगा, C माइनस सी अल्फा, या C कॉमन ले ले तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से K का फॉर्मूला क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो फॉर्मूला क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिर्फ हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन और अल्फा चाहिए। व्हाट इज अल्फा हियर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां बोला गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप अल्फा निकालना चाहते हैं तो आप मोलर कंडक्टिविटी को सिंपल किससे डिवाइड कर दीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे डिवाइड कर दीजिए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। तो आपका क्या मिल जाएगा, अल्फा, और इस तरीके से आप अल्फा निकाल के क्या निकाल सकते हैं, Ka। जैसे क्वेश्चन है, इफ, ध्यान सुनिएगा, limiting molar conductivity of CH3COO minus and H plus are 350 and 350 Simon centimeter square per mole, then find out degree of dissociation and dissociation constant of 0.2 molar acetic acid having
molar conductivity, having molar conductivity 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में अपने को CH3COOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, CH3CO माइनस का 350 एंड H प्लस का दे रखा है कितना, इसका 50 दे रखा है एंड इसका 350 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। कंसंट्रेशन हमें मालूम है, क्या मालूम है कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, और मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम मालूम है कितना 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें अल्फा निकाल लेना है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम कितना दिया है 40 और लैम्डा इन्फिनिटी पूरे CH3COOH का चाहिए। तो क्या इससे पूरे CH3COOH निकाल सकते हो? तो CH3COOH का जो लैम्डा होगा वो कितना होगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस कटायन 9 का समेशन, तो कितना आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो 40 अपॉन 400 कितना आ जाएगा 0.1। और एक बार ये आ गया तो K निकाल सकते हो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आप चाहो तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करो, ये वाली अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो, क्योंकि हमें अल्फा पता है कितना लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू पुट करने से आपको K का एक दूसरा थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला मिलता है, जो देखने में ऐसे खतरनाक लगता है नहीं, C लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्डा एम। हालांकि इससे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने की ट्राई ना करें, सीधे पहले अल्फा निकाल लें उसके बाद वैल्यू पुट करें। ऐसा नहीं कि ये निकाल के इसमें अलग अलग पुट कर रहे हो, करते रहना, मजदूरों का काम ही क्या है, लेकिन उससे बहुत सारा समय जाएगा। तो पहले ये पुट कर लें फिर निकालें। और सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ड्रॉ किया था, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ड्रॉ करें बेटा लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। क्या आता है बोलिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस इक्वेशन से अगर निकालना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को निकाल के देखोगे तो समथिंग y इक्वल टू एम एक्स जैसा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा ग्राफ कुछ आपको बनेगा। तो ये कैसा आता है ग्राफ? सिंपली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कैसा था, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और इसका कैसा आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का खत्म हुआ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट खत्म हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालोगे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया है। तो वो सबसे आसान होता है ना। अगर हमें आजकल क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट by the help of limiting molar conductivity of strong electrolyte तो ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है, मैं फिर से बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर दिया हो तो वीक का कैसे निकालोगे। जो अपना सबसे फेमस क्वेश्चन है कि अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का दे रखा है, मान लेते हैं x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है ACONA का, बोल दे तो CH3COONA का दे रखा है समथिंग y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लैम्डा नॉट दे रखा है NaCl का समथिंग z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो पूछा है बताइए CH3COOH का कितना होगा। तो मैंने बताया है कि अगर आपको CH3COOH का चाहिए तो बेसिकली आपको दो ही लोग चाहिए। कौन कौन से? CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए, हाँ या ना। अब ये दोनों लोग कहां से मिल सकते हैं? तो मैं देखूंगा कि मेरे को इस वाले से CH3CO माइनस मिल जाएगा, इस वाले से क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा? NaCl एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ CH3COOH प्लस और किसका लैम्डा जोड़ देंगे? HCl का, और माइनस कर देंगे किसका? NaCl का। ऐसी बेस का निकालना पड़ सकता है। हो सकता है 2H प्लस वाला एसिड दे दिया, H2SO4 दे दिया, लेकिन आपको कितना चाहिए? 1, तो उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तो जो चाहिए उसको ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पे आंसर क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सेगमेंट नंबर 3 खत्म होता है। और अब आप क्या करेंगे, सेगमेंट नंबर 4 पढ़ लेंगे अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जो होगा बैटरी। क्या होगा? बैटरी। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल देता हूँ कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझ लीजिएगा। बैटरी 2 टाइप के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 होते हैं, क्या क्या? प्राइमरी बैटरी का मतलब जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी में जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी में 2 एग्जांपल होते हैं, लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल, और दूसरा होता है मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी में 2 होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 बैटरीज आपको फ्यूल सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्यूल सेल। जिसमें आपको समझाया था मैंने, फिर समझा भी देता हूं कि फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो कंबस्शन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नासा द्वारा सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया गया था, जिसमें कैथोड एनोड दोनों ग्रेफाइट के होते हैं। एक तरफ से कैथोड पे ऑक्सीजन और एनोड पे हाइड्रोजन को इंसर्ट किया गया था, गैसेस को, और उसके अंदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स थे। कौन थे? प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड नहीं थे, प्लैटिनम के कैटलिस्ट थे जो हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो वहां से आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा था, और वहां से वाटर भी एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकल रहा था, जो एस्ट्रोनॉट्स को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया गया था। फ्यूल सेल अच्छे इसलिए होते हैं, तो लाइट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 70% होता है, और उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं। समझ में आया? अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे मिस हो सकता है, देखिएगा, हर एक बैटरी में आपको 3 चीजें जरूर पढ़नी है। इलेक्ट्रोड के, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। क्या क्या पढ़ना है? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। लेड स्टोरेज बैटरी में जो खास पढ़ना है वो है चार्जिंग का रिएक्शन और डिस्चार्जिंग का रिएक्शन। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होता है। तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है किस पे? चार्जिंग पे। और जो निकल कैडम, सेकेंडरी बैटरी में 2 एग्जांपल हैं, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। ध्यान सुना, सेकेंडरी में कुछ एग्जांपल बोल देता हूं। निकल कैडमियम बैटरी ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा अच्छी लाइफ होती है किससे? लेड स्टोरेज बैटरी से। और प्राइमरी के बारे में एग्जांपल बोल देता हूं, ये स्मॉल इंपॉर्टेंट लाइन बोल देता हूं जो कि आपको पता होगा कि मर्क्यूरी जो सेल है, उस मर्क्यूरी सेल का पोटेंशियल भले ही थोड़ा कम है 1.35 वोल्ट, लेकिन थ्रू आउट इट्स लाइफ वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और जो प्राइमरी बैटरी है उसमें जो पहला एग्जांपल है लेक्लांचे या ड्राई सेल, उसका वोल्टेज भले ही 1.5 होता है, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग होता है। समझ में आया? तो ये पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के लिए मिलते हैं।